दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नितेश तिवारी लर्निंग पर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ। आपका चैप्टर है समानता। और समानता के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यार समानता का महत्व क्या है। समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समानता के बिना अगर मैं कहूँ तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपना विकास नहीं कर सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि समानता एक ऐसी चीज़ है जिसका हर व्यक्ति समान अधिकारी है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो थर्ड जेंडर है। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, जो वो अपने जिससे वह अपने जो स्किल्स हैं, अपने जो उसकी क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, उनका वह विकास कर सके। और इसी धारणा ने सार्वभौमिक जो मानवाधिकार की धारणा है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की जो बात है, उसको जन्म दे दिया है। दूसरा इसमें प्रश्न बनता है कि क्या समानता जो है हर व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना ही है? क्या समानता का मतलब हर व्यक्ति से हर स्थिति में समान बर्ताव करना है? बिल्कुल भी नहीं। समानता बिल्कुल भी यह नहीं है। समानता का मतलब है कि जिस व्यक्ति के साथ जितनी हमें जैसा व्यवहार करना है, मतलब व्यक्ति की जो प्रतिभा है और क्षमता है, उसके आधार पर। आप एक बात बताइए, क्या एक फेरी वाले जो काम करता है या रेडी वाला जो काम करता है और एक इंजीनियर या डॉक्टर काम करता है, क्या आप दोनों को समान एक प्रकार से इज्जत देते हैं या समान बर्ताव करते हैं? मुझे लगता है आप बिल्कुल नहीं करते होंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्षमताओं का और व्यक्ति के जो स्थिति है उसमें थोड़ा अंतर है। तो जिसने ज़्यादा, हमें लगता है कि समाज में उसकी ज़्यादा, जैसे एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, उसने ज़्यादा संघर्ष किया है, पढ़ा है। देखिए, संघर्ष एक रेडी वाले ने भी किया है, लेकिन वहाँ पर पढ़ाई का थोड़ा अंतर आ जाता है, जिस कारण हमारा जो बर्ताव है उनके प्रति थोड़ा भिन्न भिन्न रहता है। तीसरा प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है उत्तरार्ध, एक होता है पूर्वार्ध। तो उत्तरार्ध जो होता है वो आपका मान लीजिए 1951 है। तो 1951, ये 51 से लेकर तो टाइम पीरियड आगे बढ़ेगा, ये उत्तरार्ध होता है। और 1991 मतलब 1901 से लेकर के, ठीक है, 1950 तक, ठीक है, 1950 तक का टाइम जो रहेगा वह पूर्वार्ध रहता है। और 1951 से लेकर के आगे का जो टाइम रहेगा वो उत्तरार्ध रहता है। अब इसमें समझिए, कोई से भी टाइम पीरियड रहे, जैसे 1251 है तो 1251 मतलब उत्तरार्ध शुरू हो चुका है। 51 से हमेशा उत्तरार्ध शुरू हो जाएगा। तो कोई भी ईयर हो, अगर 51 स्टार्ट है तो वो उत्तरार्ध शुरू हो जाएगा। अगर उत्तरार्ध नहीं, मतलब 51 से नीचे है, तो उत्तरार्ध वो नहीं रहेगा। थोड़ा समझाना जरूरी था, क्योंकि आगे चल के ये क्वेश्चन आपसे कहीं भी बन जाए तो इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारा था: समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये आपको मैं बता दूं कि 17 लगभग ये जो नारा लगाया गया था, 1789, 1789 में ये नारा लगाया गया था, फ्रांसीसी क्रांति में ही। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब भाईचारा ही सेम मीनिंग है। तो क्या आज समाज में समानता के साथ साथ असमानता अधिक नजर आती है? बिल्कुल नजर आती है यार। एक जगह जहां आलीशान बड़े बड़े घर हैं, जहां रिहायशी हैं, जहां एक बच्चे के पास सारी सुख सुविधाएं हैं, एक बच्चा जो उसके माता पिता उसे सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं, खाने की, पीने की, कहीं महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे खिलौने, और एक तरफ झुग्गी झोपड़ियां जहां 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष लोग कर रहे हैं, भुखमरी में समाज जी रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में व्याप्त एक असाधारण असमानता का उल्लेख कीजिए। देखिए, यहाँ पर बहुत कॉमन चीज़ ये है कि स्त्री पुरुष में असमानता बहुत ज़्यादा है। कन्या भ्रूण हत्या बहुत ज़्यादा हमारे समाज में है, जहाँ आज भी जो लड़की है उसको पेट में ही मार दिया जाता है। ये असमानता हमारे समाज में बहुत लंबे समय से है, लेकिन अभी एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो एक नारा है, इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ कि देश में थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, लोग थोड़े जागरूक हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो महिलाओं की स्थिति है, थोड़ा सा वो उसमें थोड़ी सी कमज़ोर स्थिति है, मतलब महिलाओं की समाज में, उसमें सुधार की आवश्यकता है। छठा प्रश्न है कि नारीवाद से क्या समझते हैं? देखिए यार दोस्त, नारीवाद का मतलब होता है एक ऐसी विचारधारा जिसका मानना है कि स्त्री पुरुष समान है और समान अधिकार उन्हें मिलने चाहिए। यही लोग नारीवादी कहलाते हैं। मतलब नारीवाद वह विचारधारा है जिसका मानना है कि स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष होना चाहिए, मतलब स्त्री और पुरुष को समान अधिकार मिलने चाहिए। और जो राजनीतिक सिद्धांत यह है, यही नारीवाद कहलाता है। वंचित समूहों से क्या अभिप्राय है? लंबे समय से असमानता व शोषण के शिकार व्यक्ति जिन पर जन्म व जातिगत विभिन्नताओं के चलते अत्याचार होते रहे हैं, इसे वंचित समूह कहा जाता है। देखिए, देश में हमारे समाज में एससी और एसटी जो कम्युनिटी है
वो लंबे समय से संघर्ष उनके साथ, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो संघर्ष उन्होंने किया है। आज जो उन्हें आज़ादी मिली है, जिस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, तो लोगों ने शोषण तो देखिए उनका किया है, और सेवाओं के बदले जो पर्याप्त उनको जो अवसर है वो उनको मिलने चाहिए थे, जो नहीं मिले हैं। लेकिन अभी भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से कुछ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी भी समाज को पूरी तरीके से सुधार की बहुत आवश्यकता है। अगला प्रश्न है यार, समानता के बारे में भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ वर्णन है? तो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में भारतीय संविधान में इसका वर्णन किया गया है। भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम, विकलांग लोगों के लिए, जिनको दिव्यांग, अभी विकलांग वर्ड की जगह दिव्यांग है, ये अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो वर्ष 1995 में ये पारित किया गया था। एक चीज़ है कि न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण असमानता से आप क्या समझते हैं? देखिए, व्यक्ति के काम के महत्व के आधार पर असमानता न्यायपूर्ण कही जा सकती है। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठा तो यार उसके साथ अगर ज़्यादा व्यवहार करा जा रहा है अच्छा, और जो छोटे पद पे बैठा है तो कम किया जा रहा है, तो ठीक है। जैसे एग्जांपल है कि प्रधानमंत्री और सेना जनरल जो है उन्हें विशेष दर्जा अगर दिया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, तो ठीक है यार, चलो, क्योंकि वो उनकी योग्यता के आधार पे। लेकिन व्यक्ति के जब जन्म और जाति के आधार पर असमानता की जाए तो वो अन्यायपूर्ण हो जाएगा। जैसे मंदिरों और सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश वर्जित था, जो कम्युनिटी में, जो समाज में हमारे निचले तबके के जो लोग थे, उन्हें समाज में, मंदिरों में, और महिलाओं को भी वर्जित था जाना, लेकिन वो चीज़ तो गलत है। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री है देश का, सेना अध्यक्ष है, तो यार उसको अगर इज्जत ज़्यादा दी जा रही है, सुख सुविधाएं ज़्यादा दी जा रही है, वो अपनी योग्यता के आधार पर वहाँ पे आया है, उसमें समाज का कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। आर्थिक समानता क्या है? देखो यार, हमारे देश में, पहली बात तो आपको बताऊं, देश या दुनिया की बात कह लूँ, आर्थिक समानता कभी भी स्थापित की ही नहीं जा सकती। मैं आपको क्लियर कर दूं, आर्थिक समानता केवल बीच की जो खाई है ना, अमीर और गरीब के बीच में जो बीच की खाई है, उसको केवल कम किया जा सकता है। और कैसे कम कर सकते हैं? अवसरों की समानता को उपलब्ध करवा के। कहने का मतलब, रोटी कपड़ा मकान अगर सबको दे दिया जाए तो कम से कम कुछ अवसर आप दे पाएंगे ताकि वो अपना विकास कर सके। समानता की आदर्श से क्या तात्पर्य है? देखिए, व्यक्ति को ना पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। व्यवहार जो है वो जन्म के या सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को जो पर्याप्त अवसर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो मिलनी चाहिए। और जो व्यवहार है, मतलब अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवहार किया जा रहा है तो वो जन्म और सामाजिक परिस्थितियों के कारण नहीं होने चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है। अगला प्रश्न, कुछ विभिन्नताएं जन्मगत ना होकर के भी जन्मजात बना दी गई हैं, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। बिल्कुल सही बात है यार। जैसे हमारे समाज में क्या है कि जब समाज में कुछ विभिन्नताएं लंबे समय से विद्यमान रहती हैं तो वे प्राकृतिक विभिन्नताओं पर आधारित लगने लग जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, महिलाओं को अबला व पुरुषों के मुकाबले डरपोक माना जाता था, जो कि उन्हें समान अधिकारों से वंचित करना है, और न्याय संगत मान लिया गया। क्या ये बात सही है कि महिलाएं पुरुषों से कमज़ोर होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से ऐसे प्रचारित किया गया, ऐसे समाज में फैलाया गया कि महिलाएं कमज़ोर होती हैं, पुरुष ज़्यादा बलिष्ठ होते हैं। एक्चुअली बुक में एक लाइन लिखी गई है कि महिलाओं को अबला तो बोला गया है, लेकिन पुरुष को भिड़ू बोला गया है। भिड़ू, भिड़ू मतलब उनकी सेवा, उनकी मतलब वो रक्षा करेगा, महिलाएं अपनी रक्षा नहीं कर सकती। तो इस बात को अब देखिए किस प्रकार से उनको जो समान अधिकार है उससे वंचित रख दिया गया। महिलाएं कमजोर, उनकी जरूरत ही नहीं है ना। तो ये न्याय संगत मान तो लिया गया, लेकिन ये सही है नहीं। न्याय संगत का मतलब सही मान लेना, उचित मान लेना, जो कि गलत है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक व सामाजिक जनित असमानताओं से क्या आप समझते हैं, क्या आपका अभिप्राय रहेगा? क्वेश्चन कुछ भी बन जाएगा। देखिए, प्राकृतिक जो असमानताएं होती हैं वे जन्मगत होती हैं और प्रतिभा पर आधारित होती हैं। क्षमता और प्रतिभा, आपकी जैसी स्किल है, आपकी जैसी प्रतिभा है, उस पर आधारित है। लेकिन जो समाज जनित होती हैं, मतलब भाई साहब समाज ने शुरू किया है उसको समाज ने शुरू किया है। कहने का मतलब, अगर आपके साथ कोई बर्ताव समाज कर रहा है आपकी जाति, धर्म, रंग, रूप देख करके, तो वो सामाजिक असमानता है। लेकिन अगर आप जन्म के साथ ही विकलांग हुए हैं, या आंखें आपकी खराब हैं, या आप बोलने में आपको दिक्कत आ रही है, यार वो तो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक असमानता जो है वो कहीं ना कहीं से जन्मगत होती है, और प्रतिभा और आपकी क्षमता के आधार पे होती है। लेकिन जो सामाजिक है वह समाज उत्पन्न करता है। यही दोनों में अंतर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्या हमारा समाज समानता पर आधारित समाज का उदाहरण हो सकता है? देखिए, मैं कह सकता हूँ कि यार भारतीय समाज में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि भारतीय समाज में हम मौलिक अधिकारों का, समानता का वर्णन किया गया है। किंतु फिर भी हो तो सकता है, लेकिन किंतु फिर भी समाज में अमीर गरीब के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में, जन्मगत और असमानताओं के बीच में ये लगातार जो असमानताएं हैं, ये इसके प्रतिदिन हम उदाहरण हम देख सकते हैं कि समाज में अभी भी असमानता
है। लेकिन मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं कि हमारा समाज बिल्कुल जो समानता पर आधारित हो सकता है, इसको हम बना सकते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके साथ क्या आपके अनुसार सामाजिक समानता भारत में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है और क्यों? बिल्कुल हाँ। इसका आंसर आप लिखिएगा हाँ, क्योंकि भारतीय समाज जातिगत विभिन्नताओं में बटा हुआ है और जन्म के आधार पर फैली असमानता को समाप्त करने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है उसका जिक्र किया है। देखिए, पहली बार आरक्षण का जिक्र जो है 1932 में जो पूना पैक्ट अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच में हुआ था, वहीं पर आरक्षण की बात निकल कर आती है। तो वहाँ से आरक्षण, भारतीय समाज में जो आरक्षण आज हम देख रहे हैं, वो पूना पैक्ट से गांधी जी और अंबेडकर जी ने बात जब चर्चा हुई थी तो इसी बीच में निकला था निष्कर्ष के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मार्क्सवाद से आप क्या समझते हैं? देखिए, मार्क्सवाद एक ऐसी विचारधारा है जो सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को मिटाने का उपाय, निजी स्वामित्व को समाप्त करके आर्थिक संस्थानों पर जनता का स्वामित्व होना चाहिए बात करता है। एक चीज़ और है कि जो मार्क्सवाद है उसका मानना है कि जब आपको अधिकार आपका नहीं मिलता तो संघर्ष के माध्यम से लो, छीन लो अपने अधिकार को। और कार्ल मार्क्स ने ये विचारधारा दी थी। उनका मानना था कि सारी जो समस्याएं हैं समाज में उसका मूल कारण है पूंजीवाद। तो इन्होंने यही कहा कि जो निजीवाद है, मतलब पूंजीवाद में क्या होता है? पूंजीवाद में होता है कि यार एक व्यक्ति के हाथ में सारी जो संपत्ति है वह हो सकती है। जैसे आज अंबानी और अडानी जैसे लोग, इतने पैसा इनके पास आ चुका है, क्यों आया है? क्योंकि निजी संपत्ति ये रख सकते हैं। लेकिन ये कहते हैं निजी संपत्ति होनी ही नहीं चाहिए, सरकार के पास या जनता के पास, पूरे जनता के सबका होना चाहिए अधिकार, और उसके माध्यम से जिसको जितनी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति की जाए। तो ये तरीका इन्होंने सुझाने का प्रयास किया है मार्क्सवाद ने। समाजवाद क्या होता है? समाजवाद की अवधारणा को समझते हुए भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक के नाम बताइए। देखिए, भारत में ना राम मनोहर लोहिया जी से बड़ा कोई समाजवादी नेता है ही नहीं। ठीक है, और समाजवाद का अर्थ होता है कि असमानताओं को न्यूनतम करके संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा। कहने का मतलब जो भी असमानता समाज में है उसको कम से कम कर दिया जाए। अमीर गरीब के बीच में जो चौड़ी खाई वो खत्म, बिल्कुल कम से कम कर दी जाए, बहुत हद तक कम कर दी जाए। और भारत में इन्होंने बहुत लंबे स्तर का, अगर मैं आपको कहूँ तो भारत में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया से बड़ा कोई नेता ही नहीं हुआ, ना आगे कभी मुझे लगता है होगा। अगला प्रश्न है कि विभेदक बर्ताव और समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कैसे है? अब विभेदक का मतलब है आरक्षण। ये कैसे है? बिल्कुल है भाई, क्योंकि इस विचारधारा ने क्या किया कि समानता में जो एक कमी थी कि यार कैसे समानता को स्थापित करें, तो समाज के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे उनको समानता देने के लिए आपने एक दौड़ में उनको शामिल कर लिया कि यार अब तुमको विशेष दर्जा दिया जा रहा है, आप उसका फ़ायदा उठाइए, आप सीखिए और आप आगे बढ़िए। तो ये एक अच्छा कदम था। आज भी अगर बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं कि आरक्षण की व्यवस्था सही नहीं है, पर आप खुद सोचिए जिसकी बेस ही खराब है, जिसकी नींव ही खराब है, वो आगे कैसे विकास कर पाएगा? तो आपको थोड़ा सा उसे एज देना चाहिए, थोड़ा उसे फ़ायदा देना चाहिए ताकि वो अपना विकास कर सके। तो आरक्षण की व्यवस्था मुझे थोड़ी सही लगती है। आगे चलते हैं। विभिन्नताएं सदैव अपरिवर्तनीय होती हैं, इस संबंध में अपने विचार उदाहरण सहित लिखिए। बिल्कुल नहीं, परिवर्तन की जा सकती हैं। कैसे? चिकित्सा और कंप्यूटर के माध्यम से हम लोग इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि स्टीफन हॉकिंस की हम बात करते हैं, तो स्टीफन हॉकिंस जो है आपके चलने व बोल न पाने के बावजूद भी विज्ञान में उनका जो योगदान है वो सराहनीय है। वो कैसे हुआ? क्योंकि मशीन के माध्यम से वो अपने बोल पाए, अपनी बातों को रख पाए। तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं। अगला प्रश्न है, मार्क्सवाद और उदारवाद में समानता की अवधारणा को ध्यान में रखकर अंतर स्पष्ट करना है। देखिए, मार्क्सवाद जो है वो आर्थिक जो संशोधन है, संशोधन का मतलब परिवर्तन, बदलाव, जनता के नियंत्रण की बात करता है, करके समानता स्थापित करना चाहता है। समाजवाद, इस मार्क्सवाद का मानना है कि जो भी आर्थिक चीज़ें हैं उसमें परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो जनता का नियंत्रण होना चाहिए आर्थिक संसाधनों पर या संसाधनों पर। वहीं पर जो उदारवाद है उसका मानना है कि भाई ऐसा नहीं, खुली प्रतिस्पर्धा कर दो। क्या कर दो? खुली प्रतिस्पर्धा कर दो, और जिस व्यक्ति में जितनी योग्यता है उसके आधार पर ही आप उसे चीज़ें प्रोवाइड करवाओ। यह भी ठीक है भाई, पहला वैल्यू ठीक है, यह भी एक वैलिड पॉइंट दे रहा है। दोनों के मुझे पक्ष सही लगे। अगला प्रश्न है, हम समानता को बढ़ावा किस प्रकार दे सकते हैं? देखो यार, बहुत सिंपल है। विशेष अधिकार जो वर्ग की समाप्ति है आप वो समाप्त कर दो और विभेदक बर्ताव द्वारा समानता लाने का प्रयास करें। कहने का मतलब जो समाज में जिन वर्गों को विशेषाधिकार दे रखा है, विशेषाधिकार का मतलब अपर कास्ट के जो वर्ग के लोग हैं, जो राय बहादुर इस तरह की चीज़ें लगाते हैं या फिर रजवाड़ों की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो जो उपाधियां दे रखी है, जो उन्हें विशेषाधिकार दे रखा है वो समाप्त करो। वीआईपी कल्चर खासकर ख़त्म कर दो। ठीक है,
और विभेदक बर्ताव का मतलब जो समाज के कमज़ोर वर्ग हैं आप उनको आरक्षण दीजिए ताकि वे अपना विकास आगे कर सकें। अगला प्रश्न है कि राजनीतिक समानता आर्थिक समानता के बिना धोखा मात्र है। भाई बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक समानता आप दे दोगे लेकिन आर्थिक समानता नहीं दोगे। अब एक बात बताओ, तुम्हारे घर में खाने को रोटी नहीं है, तुम्हारा पेट खाली है, तुमको वोट देने के लिए कहा जा रहा है, चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्या तुम लड़ोगे? क्या तुम वोट देने जाओगे? बिल्कुल नहीं भाई। तो ये एक आपका है कि भाई न्यूनतम जो वस्तुएं हैं वह उपलब्ध करवा दीजिए, उसके बाद आप राजनीतिक अधिकारों को दीजिए। तो राजनीतिक अधिकारों का महत्व नहीं समझा जा सकता, जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो पहले हमको क्या करना है, न्यूनतम चीज़ों का पूर्ति करवाना है और उसके बाद राजनीतिक अधिकार देना, जिससे वो उसको समझ पाए, जिससे राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना मिले। इस बात को समझिए। अगला प्रश्न है कि भाई संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका, क्या है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लवाद के आधार पर असमानता को मिटाने के लिए भारतीय सरकार ने, वहाँ की सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या यह जो कदम उठाए थे वे कारगर हुए? देखिए बिल्कुल कारगर हुए। 1964 में क्या होता है कि सिविल राइट्स एक्ट वहाँ पर आता है। देखिए वहाँ संघर्ष चल रहा होता है कि काले गोरे के आधार पर वहाँ थोड़ा भेदभाव चलता था, तो इसको लेकर वहाँ पर थोड़ा सा एक संघर्ष चला। तो रंग और नस्ल के और धर्म के आधार पर जो वहाँ पे एक समानता स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसमें एक आश्वेत व्यक्ति जिसका नाम बराक हुसैन ओबामा के सबसे गरिमामय पद पर 2 बार आसीन हो चुका था। तो जो रंग भेद की नीति को नकारने जाने का उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि जो बराक ओबामा है वो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो वहाँ पे इस प्रकार दर्शाने का प्रयास ये है कि जब सिविल राइट्स एक्ट वहाँ लाया गया तो जो भी रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता था उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसका एक उदाहरण ये देने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें बराक ओबामा जो कि ब्लैक राष्ट्रपति थे, वो 2 बार बन चुके हैं, तो वहाँ पे जो ब्लैक और काले, गोरे और काले के बीच में जो संघर्ष था वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। संघर्ष आज भी वहाँ जारी है, आज भी इस तरह के बर्ताव किए जाते हैं। आज भी समाज में अगर कोई व्यक्ति काला है तो उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और उसको मैं कहूँगा कि ज़्यादा उसे जो एक कहते हैं कि डिग्निटी, जिसकी गरिमा है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है और लोग भेदभाव करते ही करते हैं। इस तरह की चीज़ें समाज में होनी नहीं चाहिए। एक अच्छे समाज को अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। देखिए अगले 2 क्वेश्चन जो है 6 नंबर के हैं, इनके अलावा कोई और क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली है तो यार आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है और सारे एग्जाम जो सारे क्वेश्चन हैं वो उनमें से बहुत सारे एग्जाम में आने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो प्लीज़ अब ध्यान से 2 क्वेश्चन और हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यार मानव जीवन के लिए जो एक सम्मान पूर्वक जो संचालन आपका जीवन करना है तो उसके लिए समानता की बहुत आवश्यकता है। तो क्वेश्चन आता है कि 3 आयाम। देखिए क्वेश्चन कितना घुमाने का प्रयास किया गया, आपको बहुत सिंपल है कि आयाम याद कर रहे हैं। समानता के केवल 3 ही आयाम है, राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता। देखिए राजनीतिक समानता का मतलब है कि भैया आपको वोट देने का अधिकार होगा, आपको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, आपको किसी सार्वजनिक पद पर बैठने का अधिकार होगा, संगठन बनाने का अधिकार होगा। ये सारे आपके राजनीतिक अधिकार हैं। सामाजिक अधिकार समानता का मतलब है समाज में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति, धर्म या किसी वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। समाज में आपको मान सम्मान मिलेगा, एक समान अधिकार मिलेगा। आर्थिक समानता का मतलब है कि भैया आपको रोजगार पाने का अधिकार होगा, अपना काम धंधा खोलने का अधिकार होगा, आपको आर्थिक जो एक अमीर गरीब की में खाई बीच में है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो ये 3 प्रकार से आपके आयाम हैं। अगला प्रश्न है कि क्या विभेदक बर्ताव आरक्षण जो है वो समानता विरोधी है? भैया बिल्कुल भी नहीं है यार। ये क्वेश्चन बिल्कुल जो पूछा गया है बिल्कुल सही क्वेश्चन तो है, लेकिन आप बताइए नहीं, आरक्षण विरोधी नहीं है भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे समाज के लंबे समय से जिस वर्ग को भैया आपने दौड़ से पिछाड़ दिया था, जिनको अवसर नहीं मिल रहे थे, आज अगर आरक्षण के माध्यम से उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास करवाया जा रहा है, तो वो तो सही है यार। क्योंकि देखो यहाँ पर आपने ये बोला कि भाई अभी आरक्षण खत्म कर दो, अब क्या जरूरत है इसकी, लेकिन अभी भी जिसकी मैंने कहा पहले भी कहा था, जिस व्यक्ति की नींव ही खराब है वह आगे दौड़ में कैसे दौड़ पाएगा? आप समझो ना, दौड़ में मान लीजिए एक रेस है, उस रेस में सारे एथलीट हैं, उस एथलीट में एक कमज़ोर बच्चा है जिसको कभी मतलब प्रशिक्षण ही नहीं मिला, कभी कोई कोच ही नहीं मिला, तो यार अच्छा कौन दौड़ेगा? जिनको कोच मिले हुए हैं, जिनको सुविधाएं मिली हुई हैं। तो जिस बच्चे को कभी कोच नहीं मिला, कोई शिक्षा नहीं मिली, कोई प्रशिक्षण नहीं मिला, वो कैसे दौड़ेगा? तो पहले उसको प्रशिक्षण दिलवाओ, एक अच्छा बहुत महंगा वाला थोड़ा कोच दिलवाओ, ताकि वो अच्छे से सीख सके और अपना विकास कर सके। सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिए गए यार। अगर तुमको समझ नहीं आया तो 1-2 बार वीडियो को रिपीट करके देखो
और पक्का तुमको ये वीडियो मतलब जो क्वेश्चन है वो समझ आ जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।